खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन कई मायनों में खास है क्योंकि इसमें हमारे अलग अलग राज्यों के रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। और साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। चलिए सीधे हम सबसे पहले चलेंगे बिहार और बिहार में जानेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबरें बिहार की हैं और किस खबर पर आज हमारी नजर रहेगी बिहार के मामले में। यूं तो कई ऐसी अहम खबरें हैं बिहार की, लेकिन इन सब के बीच श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। श्रीकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं बिहार की और किस पर नजर रहेगी? देखिए, कोरोना से हाहाकार मच गया है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रहा है उससे लोग चिंतित हैं, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। और कल सोमवार को एक साथ 400 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में। तो 10,000 के आसपास संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचने वाला है। 2,000 से ज़्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। तो सरकार काफ़ी चिंतित है क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। अब अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है, नई गाइडलाइन आ चुकी है। नई गाइडलाइन के तहत अभी भी कई पाबंदियां रहेंगी। नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है, कई सेक्टर में ढील दी गई है, लेकिन पहले की तरह कई सेक्टर में पाबंदी जारी रहेगी। जैसे स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल और जिम में आप नहीं जा सकते हैं, बंद रहेंगे। तो कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण से, और अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना लगातार अपना कहर बढ़ा रहा है, तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि बिहार में पहले लग रहा था कि नियंत्रित है कोरोना, लेकिन अब तो अनियंत्रित होता जा रहा है। बिहार में चुनाव भी है, चुनाव की वजह से जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सक्रिय हो गए हैं। लगातार रैलियां भी हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने साइकिल मार्च किया था, आपको पता ही है। तो चुनाव के बीच कोरोना के संक्रमण का खतरा लोगों को काफ़ी सता रहा है। और कल कुछ नौजवानों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और कहा कि बगैर चुनाव कराए बिहार में नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग की गई है, लेकिन ये मांग संभव नहीं है मानना क्योंकि संवैधानिक अड़चन है। लेकिन मांग अजीबोगरीब है। यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि बिहार में चुनाव न हो, कोरोना संक्रमण को देखते हुए और नीतीश कुमार के 15 साल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनको 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दूसरी खबर, बड़ी खबर ये है कि बिहार में मानसून का कहर लगातार ढा रहा है। अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। और बिहार की कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सीमावर्ती इलाके की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गाँवों में पानी घुस गया है। मधुबनी, गोपालगंज, कई जिलों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। तो सरकार लगी हुई है बाढ़ नियंत्रण में, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, उससे लगता है कि बाढ़ का खतरा अब टल नहीं सकता है। बाढ़ की विभीषिका आने वाली है। और बिहार में वैसे भी हर साल बाढ़ आती है। क्यों आती है हर साल, इस सवाल का जवाब तो न बिहार सरकार के पास है और न ही आपदा प्रबंधन के पास। क्योंकि जब बाढ़ आती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, बांध के मरम्मत का कार्य शुरू होता है, सवाल ये भी उठ रहा है कि बाढ़ आने से पहले बाढ़ से निपटने की तैयारी क्यों नहीं पूरी होती है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि तेजस्वी यादव बढ़ती महंगाई यानी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ 5 तारीख से फिर साइकिल यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 तारीख तक पेट्रोल डीजल के कीमत में कमी नहीं आई तो 5 से पूरे राज्य में साइकिल पर उनके कार्यकर्ता घूमेंगे, आंदोलन करेंगे और खुद तेजस्वी यादव इसको लीड करेंगे। तो तेजस्वी यादव आर पार के मूड में हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर उनका कहना है किसान बेहाल हैं और सरकार लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है। डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। तो बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। कल भी सभी पार्टियों ने
प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से साइकिल और ये लगभग हर राज्य में हमने देखा है बैलगाड़ी, श्रीकांत, चाहे वो टमटम। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर। बात छत्तीसगढ़ की करें अगर हम, तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम हाउस के पास धमतरी के युवक ने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बार रेस्टोरेंट 5 जुलाई तक लॉक रहेंगे, यानी कि बंद रहेंगे। इसके अलावा लगातार जो अनलॉक फेज 2 के बारे में बताया जा रहा है, उसमें यही कि जितने भी रेस्टोरेंट है, जिम है, स्कूल है, सिनेमा हॉल है, और चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी चीजें जो हैं वो बंद रहेंगी फेज 2 में भी। मनमोहन निताम हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से। मनमोहन, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए अंशिका, सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है और कल ही 47 नए मामले को देखने को मिले हैं। बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सबसे ज्यादा मामला देखने को मिल रहा है। कल भी 25 नए मामले को देखने को मिले हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में लगातार कोरोना का मामला देखने को मिल रहा है, जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, और उसे देखते हुए अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला भी लिया है कि 5 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में होटल, रेस्टोरेंट एवं बार सब बंद रहेंगे। 5 जुलाई के बाद इन पर विचार किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कंटेनमेंट क्षेत्र है। रायपुर राजधानी में फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है कि यहाँ पर कोरोना के संकट काल में जिस तरीके से मार्केट खुले हैं, जिस तरीके से भीड़ भड़ाका देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में सबसे बड़ी मुसीबत होगी। क्योंकि राजधानी रायपुर है, राजधानी रायपुर में अनेक प्रकार के लोग आ रहे हैं। हालांकि यात्री बस अभी तक शुरू नहीं हुई है। यात्री बस शुरू होने की यहाँ पर जो मांग है, वो मांग पर विचार हो गया है, लेकिन जो यात्री बस संचालक है वो अभी तक यात्री बसों को संचालित नहीं कर रहे हैं। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, भूपेश बघेल के बंगले के बाहर धमतरी के एक युवक ने आत्मदाह करने की प्रयास किया है, और आत्मदाह करने के प्रयास करते ही वहां पर जो तैनात पुलिसकर्मी है उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन बता दूं कि जो आत्मदाह करने की पहली मामला नहीं है। इसके पहले भी जब सीएम पूर्व में जो बीजेपी के सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। लेकिन इसे अब बीजेपी एक राजनीति तूल दे रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से सीएम से नहीं मिल पाए और एक युवक को आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, यह सबसे बड़ा दुखद बात है। बीजेपी हालांकि इसे भुनाने के मूड में नहीं है, लेकिन बीजेपी का बयान आया है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना के संकट के समय में पूरे प्रदेश भर में हमने भी देखा है, यहाँ पर जो वन्य जीवों की लगातार मौत हो रही है, तो वन्य जीवों की यहाँ पर मौत के बाद सवाल खड़े हुए एवं कई जो डीएफओ एवं आईएफएसओ को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि लगातार वन्य जीवों का यहाँ पर मौत हो रहा है, लेकिन वन विभाग कोई ठोस पहल नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस, स्थानीय पुलिस वन्य जीव के जो शिकारी हैं उन्हें पकड़ रही है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी वन विभाग के ऊपर सवाल खड़ी हो रहा है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल वहां पर उनके जो निवास गृह सागौन बंगला में उन्हें कल यहाँ पर संवेदना व्यक्त किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक सभा आयोजन की गई थी जिसमें प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे थे। अगली बात यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी लगातार कोरोना के संकट के दौर में जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं क्वारंटीन सेंटर में, और क्वारंटीन सेंटर में जिस तरीके से अव्यवस्था देखी जा रही है, और जो क्वारंटीन सेंटर में जो अफवाह का बाजार गर्म है, अनेकों क्वारंटीन सेंटर से जो मजदूर भागे हैं। और दर्शकों तक मनमोहन, ये बहुत ही ज्यादा अहम खबर है और उसको आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अहम खबरें थी जो आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम की गिरफ्तारी से भड़के कांग्रेसियों ने थाने का घेराव किया है। पुलिस के समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। यूपी में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होंगी, 40 लाख विद्यार्थी प्रमोट होंगे। तो वहीं सीएम योगी आज बुंदेलखंड और झांसी के दौरे पर हैं। तो ये तमाम बड़ी अहम खबरें उत्तर प्रदेश की, और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें उत्तर प्रदेश की?
देखिए, मुख्यमंत्री आज बुंदेलखंड के दौरे पे रहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेयजल को होकर होती है। तो 11 परियोजनाओं का पेयजल से, ग्रामीण पेयजल से संबंधित जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हैं, उनका मुख्यमंत्री शिलान्यास या शुभारंभ करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। ये योजनाएं करीब 2185 करोड़ में कंप्लीट होंगी। जो समय सीमा निर्धारित की गई तब तक खर्चा आएगा। इसके साथ साथ कई और कार्यक्रम हैं, ग्रामीण पेयजल को कैसे बेहतर बनाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के चेयरमैन शाहनवाज आलम को कल लखनऊ पुलिस अंसल गोल्ड सिटी से हिरासत में ले लिया। हालांकि सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने जब लिया तो उसको लेकर के संदेह जताया जा रहा था किसने हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांग्रेसियों ने देखा तो पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि देर रात तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और जब उनको हजरतगंज कोतवाली लाया गया तो काफ़ी कांग्रेसियों ने हंगामा किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, CLP लीडर आराधना मिश्रा मोना सहित कई कांग्रेसी हजरतगंज कोतवाली में पहुंच गए और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे परिवर्तन चौक पे, जहां मीडिया की गाड़ियां फूंकी गई थी, जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, सबसे ज्यादा तांडव CAA के खिलाफ जहां हुआ था, NRC के खिलाफ, वो परिवर्तन चौक था। तो उनके ऊपर आरोप था, पुलिस उस पर साक्ष्य जुटा रही थी। उसी के आधार पे पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। फिलहाल जेल भेज दिया। जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस को लाठी भी चार्ज करके भगाना पड़ा। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और काफ़ी देर तक इस मामले पे हंगामा होता रहा। लेकिन एक भी पुलिस ने कांग्रेसियों की नहीं सुनी। उन्होंने सीधे कहा कि इसमें CAA NRC में इनकी संलिप्तता है, इन्होंने उकसाया था और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने दोषी पाया, उनको हिरासत में ले लिया और देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज करके कांग्रेसियों को भगाया। वही उच्च शिक्षा विभाग में 4 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो है मेरठ के, आगरा और कानपुर अवध विश्वविद्यालय के कुलपति उस कमेटी में थे। कमेटी ने अलग अलग अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक परीक्षा ना कराने के मूड में है, वो रिपोर्ट शासन ने दी है। कल मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग और बेसिक प्राथमिक शिक्षा विभाग की जब समीक्षा बैठक थी तो इस बात को लेकर के सैद्धांतिक सहमति बनी है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, 40 लाख छात्रों को प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा, चूंकि अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन आनी थी वो 1 जुलाई मानकर सरकार चल रही थी, लेकिन कल देर रात आ गई। तो 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री डिप्टी CM दिनेश शर्मा हैं, वो इस पे निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई थी उसको और निर्देश दिए गए हैं कि कैसे जो छात्रों को प्रमोशन दिया जाएगा, वो क्या फार्मूला होगा, बेहतर से बेहतर हो, जिससे सवाल न उठे। तो उस पर जो कमेटी बनाई गई थी परीक्षा न कराने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट फिर से कैसे प्रमोट किया जाएगा उन छात्रों को उच्च शिक्षा में, किस आधार पे, किस नंबर पे और कैसे उनको अच्छे नंबर या उस अनुपात में कैसे नंबर दिए जाएंगे, इसकी रिपोर्ट अध्ययन करके कमेटी फिर से देगी और फिर उनको प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ साथ चूंकि अब नए सत्र आरंभ होने वाले हैं, एडमिशन प्रक्रिया शुरू है, ऑनलाइन फॉर्म डाले जा चुके हैं, तो जो एग्जामिनेशन खास करके जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन कराने पे सरकार जोर दे रही कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो, उसको लेकर के भी सुझाव से रिपोर्ट मांगा गया है कमेटी से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ही क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन ही परीक्षाएं की जा रही हैं, ऑनलाइन ही मार्कशीट अब आ रहे हैं। तो अब ये मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अब हमें ऑनलाइन चीजें ज्यादा करनी है और इसको लेकर लगातार जहां जहां ये सुविधा नहीं है वहां तक भी ये सुविधाओं को बटोर कर रखना होगा, एक साथ जोड़ कर रखना होगा। तो ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन अब हम रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पर सोनू सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हैं। सोनू, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? सरकार का ये कहना है कि सिर्फ उत्तराखंड वासी ही 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा अंशिका आपने। चूंकि राज्य सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी, ये रणनीति बनाने की प्रयास में जुटी हुई थी कि किस तरह से जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है, अब 4 धाम यात्रा इसको शुरू किया जाए और जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही जो हो जाए, खास तौर पर जो धार्मिक पर्यटक हैं उसको किस तरह से शुरू किया जाए, इसकी लगातार सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही थी। और अब सरकार इस नतीजे पे पहुंची है कि जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है उसको राज्य स्तर पर शुरू कर दिया जाए। इसकी गाइडलाइन जो उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड है उसने जारी कर दी है और राज्य सरकार की ये कोशिश है कि केंद्र सरकार के जो नियम है, जो
अनलॉक के नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सुरक्षित रखते हुए इस यात्रा को शुरू किया जाए। आपको मालूम है अंशिका, शुरुआती दौर में राज्य सरकार ने जब केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे, गाइडलाइन जारी की थी कि 8 जून के बाद तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, तो उस दौरान राज्य सरकार ने कोशिश की थी कि जिन जिलों में उत्तराखंड के ये धाम स्थित है, धार्मिक स्थल स्थित है, चाहे वो चमोली हो, उत्तरकाशी हो या रुद्रप्रयाग हो, जिसमें रुद्रप्रयाग की यदि हम बात करें तो बाबा केदारनाथ का धाम जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में आता है, यदि हम बद्रीनाथ की बात करें तो चमोली जिले में आता है, और यदि हम गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में आता है। तो इन जिलों के जो लोकल स्थानीय जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे, और जिन लोगों की परिसंपत्तियां वहां पर हैं वो उसकी मरम्मत कर सकेंगे, और इसमें भी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। तो इसके लिए यात्रियों की संख्या की भी एक सीमा तय की गई थी, इसमें 1200, 800, 600 और 400 की संख्या नियत की गई थी। इसके बाद अब कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से इसका विस्तार किया जाए। अब चूंकि लगातार कई स्तर की मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई, और परिणाम ये हुआ कि अब राज्य स्तर पर राज्य के जो श्रद्धालु हैं वो इन चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। बाहरी क्षेत्रों के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अभी हालांकि यहाँ दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं दिल्ली, मुंबई और तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां से बड़ी तादाद में श्रद्धालु के रूप में लोग उत्तराखंड के 4 धाम पहुंचते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। फिलहाल अभी वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक शुरुआत राज्य सरकार ने कर दी है और राज्य स्तर पर इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ही राज्य सरकार इस यात्रा के स्वरूप में बदलाव करेगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, और खासतौर पर जो उत्तराखंड की रीढ़ कहलाती है पर्यटन, उसमें भी इजाफा होगा, और जो आर्थिक तौर पर सरकार को नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसके समीकरण भी बदलेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो रीढ़ कही जाती है ये 4 धाम यात्रा ये अपने स्वरूप पर आएगी। एक और दूसरी चीज है, चूंकि अब मानसून सत्र शुरू हो रहा है और जो पीक आवर 4 धाम यात्रा का हुआ करता था वो धीरे धीरे अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। तो लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि क्या उत्तराखंड के लोग जिस अनुपात में लॉकडाउन से पहले इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने पहुंचते थे, अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, क्या वो उस अनुपात में पहुंच पाएंगे, या फिर सरकार ने जरूर शुरुआत कर दी है, उस अनुपात में श्रद्धालु अब इन धार्मिक स्थलों पर नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में चीजों में और बदलाव होगा और बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकेंगे। जी अंशिका। बिल्कुल, तो ये अहम खबरें उत्तराखंड की थी जो सोनू आप तक पहुंचा रहे थे। सोनू सिंह हमारे संवाददाता। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।